हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। लेट्स सी। टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, तो नॉर्मली सब लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स से। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इसके साथ पॉइंट्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना है उसके एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। However, the income tax act has laid down a method to indirectly tax such income. This method or concept may be called the partial integration of agriculture income with non-agriculture income. अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो आपकी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। लेकिन आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इट एम्स एट टैक्सिंग द नॉन एग्रीकल्चर इनकम एट हायर रेट्स ऑफ टैक्स। इससे क्या होगा कि जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है हायर रेट ऑफ टैक्स के ऊपर उसको टैक्स किया जाएगा। अब हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कहाँ है। This method is applicable to the individuals, HUF, EOP, BOI and artificial juridical persons। इन सब के ऊपर ये जो applicable है, ये जो integration का process है, ये applicable हो जाता है when the following conditions are met। अब इसके अंदर conditions क्या है? Net agriculture income is greater than ₹5,000 during the year। जो आपकी agriculture income है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए आपकी। एंड अब हम सेकेंड पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज अबव द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। और जो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, जैसे कि हमारी 2.5 लाख के इंडिविजुअल्स के लिए 3 लाख 5 लाख, ठीक है, जो भी हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की जो स्लैब है नॉन एग्रीकल्चर इनकम उससे ज्यादा हो, और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, द नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। दस द कंपनीज, फर्म्स, LLP, cooperative societies and local authorities are excluded from using this method। ये जो कौन से मेथड से एक्सक्लूड इनको किया गया, इंटेग्रेशन। ठीक है, इंटेग्रेशन का मीनिंग क्या है? इंटेग्रेशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो मतलब दो को प्लस करना, इंटेग्रेशन करना, जोड़ना। तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को क्लब किया जाता है। एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी वो 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए आपकी। अब है कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो हम उसके ऊपर सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन, कैलकुलेट द टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। आपकी जितनी भी इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है प्लस उसमें कर लो एग्रीकल्चर इनकम, उसके ऊपर हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट पे सेकेंडली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे टैक्स किसके ऊपर, नेट एग्रीकल्चर इनकम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम जितनी है उसको करेंगे प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट एज पर दिस स्लैब रेट्स, जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है उसको एड अप करेंगे। और थर्डली हम क्या करेंगे, फाइनल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द फाइनल टैक्स 1 में से 2 माइनस कर देंगे। मींस फर्स्टली हमने टैक्स क्या कैलकुलेट किया, दोनों इनकम को क्लब करके उसके ऊपर जो टैक्स होना चाहिए था वो कर लिया। नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम दोनों को क्लब करके उसके ऊपर हमने जो टैक्स था वो कैलकुलेट कर लिया। देन हमने क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम तो हमने पूरी ली, प्लस इसमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जगह हमने क्या कर दिया, जो हमारी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट थी हमने उसके ऊपर उसको प्लस करके टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब थर्डली हम क्या करेंगे, फाइनल टैक्स हम ऐड करेंगे, फाइनल टैक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स को कैलकुलेट किया और जो सेकंड में किया, दोनों का जो डिफरेंस आएगा 1 माइनस 2 कर देंगे, उसमें से जो रिबेट है माइनस करोगे, सरचार्ज को ऐड करोगे और आप अपना सेस को ऐड कर दोगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, और जिनकी भी ये क्वेरीज है अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लोगे तो मैक्सिमम हद तक आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, विच आईटीआई टू फाइल फॉर द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी है तो उस केस में हम कौन सा आईटीआई जो है वो फाइल करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम इज टू बी शोन अंडर द कॉलम ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन आईटीआई 1।
बट ITR 1 उसी के लिए अप्लाई होगा व्हेन द एग्रीकल्चर इनकम इज अप टू ₹5,000। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से एक्सीड होती है तो उस केस में आप ITR 2 फॉर्म जो है वो फाइल करेंगे। ठीक है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 तक है तो ITR 1, लेकिन आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा है तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, इसके लिए ITR 2 को ही फाइल करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। अब हम देखते हैं इसका टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 54B। Section 54B provides the relief of capital gains to the taxpayers who sell their agricultural land and acquire another agricultural land from the sale proceeds। आपका एक एग्रीकल्चर लैंड है, आपने उस एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर दिया। आपको पता है उस सेल करने के बाद, सेल करने से आपके पास जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स आपका लग जाएगा। अब उस कैपिटल गेन टैक्स को सेव करने का आइडिया क्या होता है कि आप उस पैसे से दोबारा से एक और एग्रीकल्चर लैंड आप ले लो। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो एक एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके जो आपके पास पैसा आया उससे जब आप दूसरा एग्रीकल्चर लैंड आप लोगे तो इसके ऊपर जो सेक्शन है, जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 54B। द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट अंडर सेक्शन 54B आर, तो इसके जो कंडीशंस है वो क्या है? द टैक्स पेयर शुड बी एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। The asset transfer should be agriculture land, whether a long term or short term capital asset। जो आपने एसेट ट्रांसफर किया है इसमें एग्रीकल्चर लैंड आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लॉन्ग टर्म है ये शॉर्ट टर्म, दैट हार्डली मैटर्स। The agriculture land should be used for the agriculture purposes for at least 2 years immediately preceding the date of transfer of land, and the taxpayer should acquire purchase another agricultural land within 2 years from the transfer date। ठीक है, 2 साल आपने पहले रखा होना चाहिए, उसके बाद आपने उस एग्रीकल्चर लैंड को आपने सेल कर दिया और सेल करने के बाद आपको 2 साल के अंदर अंदर दोबारा से नया एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एक्वायर करना है, तभी आप सेक्शन 54B का टैक्स बेनिफिट आप ले पाएंगे। The exemption amount under section 54B is the lower of the following। अब जो exemption आपको मिलेगी वो lower of the following मिलेगी। अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कितना आपका कैपिटल गेन आया और इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड और द अमाउंट डिपॉजिटेड इन अ कैपिटल गेन्स डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। ठीक है, आपके पास कितना कैपिटल गेन्स का अमाउंट आया और कितनी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेट अस सपोज आपके पास कैपिटल गेन्स आ गया ₹30 लाख का, और अगर आपने 30 लाख ही कर दिया तो आपको 30 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन्स आया ₹30 लाख, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की 20 लाख, तो उस केस में एग्जम्पशन आपको मिलेगी 20 लाख की ही। अब जो फैक्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैव अर्न एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन नेपाल। इज इट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स? नो। एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी एग्जम्प्ट है, बट वो कहां पर होनी चाहिए? आपकी इंडिया के अंदर। उसने क्या बोला, उसकी एग्रीकल्चर इनकम तो है लेकिन वो लैंड कहाँ है? नेपाल में, इंडिया से बाहर चला गया, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ओनली द एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए और लैंड कहाँ होना चाहिए? इंडिया के अंदर, तभी आपको उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एग्जम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट देखो, आई एम इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग टी, इज इट कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम? इसके अंदर उसने क्या बोला है कि टी का बिजनेस है तो क्या वो भी एग्रीकल्चर इनकम है? टी, यस, एग्रीकल्चर इनकम है, बट टी कॉफी कुछ ऐसी आइटम्स है उसके अंदर 100% जो है एग्रीकल्चर इनकम नहीं कंसिडर की जाती। किसी में 40-60 है, 35 इस तरह से 35% है, 40% है। ठीक है, अलग अलग आइटम्स है। टी के केस में हम देखते हैं, इन द केस ऑफ ग्रोइंग टी 40% ऑफ इनकम इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम एंड द बैलेंस विल बी एग्जम्प्ट एज एग्रीकल्चर इनकम। तो टी के केस में 40% जो है वो बिजनेस इनकम कंसिडर होती है और जो 60% है वही आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कंसिडर की जाएगी। बट इफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन अर्बन लैंड, इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर आपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है अर्बन लैंड के ऊपर कर दिया तो उससे क्या होगा? अर्बन लैंड हो या रूरल लैंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The agriculture income derived from the agriculture operations carried out on urban or rural land is exempt from taxes। जिसके अंदर उसने क्या बोला है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जम्प्ट रहेगी, अगर वो अर्बन लैंड के ऊपर है या फिर रूरल लैंड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
Is the income earned from selling the fruits of the trees planted around the home considered agriculture income? तो इसके अंदर भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये वाली क्वेरी भी बहुत सारे लोगों से आती है हमारे पास. The trees planted on land can be classified as agricultural land if the conditions mentioned earlier in this are fulfilled. If the land comes within the definition of agricultural land, then the income earned by selling the fruits can be treated as agriculture income. तो इसके अंदर उसने क्या बोला है कि एग्रीकल्चर लैंड से अगर वो इनकम आ रही है तो उसको आप एग्रीकल्चर इनकम ही ट्रीट करोगे. नेक्स्ट, आई हैव एन इनकम ऑफ रुपीज 1.8 लाख फ्रॉम माई बिजनेस. उसकी बिजनेस इनकम कितनी है? 1.8 लाख. एंड एग्रीकल्चर इनकम है 7.5 लाख. डू आई नीड टू फाइल दी आईटीआर? उसके अंदर उसने क्या बोला है, बिजनेस इनकम 1.8 लाख है. 1.8 लाख मींस एग्जम्पशन लिमिट से कम है, और एग्रीकल्चर इनकम उसकी कितनी है? 7.5 लाख. तो डू आई नीड टू फाइल दी आईटीआर? एक बात मैं बता दूं, अगर आपका टैक्स नहीं भी बनता तब भी अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको उसके बेनिफिट चाहिए. कल को आपको कभी लोन लेना है, ठीक है, तो लोन लेते हुए आपके 3 साल के आईटीआर जैसे चाहिए होंगे. तो अगर आपने आईटीआर फाइल किया होगा, भले ही आपने टैक्स उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं भी बनती होगी, तो आपको लोन अप्लाई करने में काफी ईजी होती है. तो one of the conditions to taxing agriculture income is that the assessed non-agriculture income is more than the basic exemption limit. ठीक है, उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम. और इस केस के अंदर क्या हुआ, द इनकम फ्रॉम द बिजनेस जो है वो 1.8 लाख है, दैट इज लोअर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है. हाउएवर यू मस्ट फाइल द रिटर्न्स टू डिस्क्लोज द एग्जम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम. तो आपको सिर्फ चाहे वो एग्जम्प्ट है उसको डिस्क्लोज करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए. आई हैव इनकम फ्रॉम इंडस्ट्री एंड फार्मिंग, डू आई हैव एनी टैक्स एग्जम्पशन? तो इस केस में क्या है, योर एग्रीकल्चर इनकम विल बी एग्जम्प्टेड इफ इट फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया. तो कैलकुलेट करने के लिए अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम को आपको कैलकुलेट करना है, योर एग्रीकल्चर इनकम विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्टिंग द लायबल टैक्स रेट. जो भी है उसी के ऊपर ही होगी. इस इनकम फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री टैक्स फ्री? अगेन बहुत सारी क्वेरी आती है एनिमल हस्बेंड्री की. No, the income from animal husbandry is taxable since it does not come under the agriculture income. एनिमल हस्बेंड्री से जो भी आपको इनकम आ रही है वो टैक्सेबल होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंडर नहीं आती है. व्हाट इज द इनकम टैक्स रेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी एंड रबर? ठीक है, जैसे हमने अभी टी के केस में बोला, तो उसी तरह से 40% टी के केस में हमने बोला कि 40% जो वो टैक्सेबल होगा, 60% एग्जम्प्ट होगा. तो दे आर डिफरेंट रेट्स. उसने बोला है कि टी, कॉफी, रबर के लिए डिफरेंट रेट्स हैं. टी के केस में 40% है, कॉफी के केस में 25% है, और रबर के केस में 35% है. तो इसकी लिस्ट आप नोट करके रख सकते हो. अगर आपका जो बिजनेस है वो टी, कॉफी या रबर का है, तो इस तरह से उसके ऊपर ये टैक्सेबिलिटी 40% टैक्सेबल हो जाएगा टी के केस में, और 60% के आपको एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी. ठीक है, तो ये है जिसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों की इंटेग्रेशन है, और इंटेग्रेशन जो है वो नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आती है. उनके माइंड में सिर्फ यही है कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम है तो डेट मीन्स एग्जम्प्ट होगा. बट एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी तभी एग्जम्प्ट होगी अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है. लेकिन अगर आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम आपकी क्लब हो जाएगी. क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी तो एग्रीकल्चर इनकम है. इनकम दोनों होती है, एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है. एग्रीकल्चर इनकम तो वो बोल देते हैं कि सारी की सारी एग्जम्प्ट है, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है वो उनकी टैक्सेबल हो रही होती है. ठीक है, अब वो सीधा बोलते हैं कि जब उनकी टैक्स कैलकुलेशन हम लोग करके देते हैं ये, तो उनका कहना होता है कि सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ही टैक्स लगना चाहिए, दूसरे एग्रीकल्चर इनकम है वो तो एग्जम्प्ट है. एग्रीकल्चर इनकम आपकी तभी एग्जम्प्ट है जब आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो या तो नहीं है या फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंडर है. अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में इंटेग्रेशन प्रोसेस एप्लीकेबल हो जाता है. इंटेग्रेशन प्रोसेस का मीनिंग क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी आ रही है प्लस उसमें जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो दोनों क्लब होकर टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी. और मेनली जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये वाला, एक तो एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है. ठीक है, और टी, कॉफी, रबर के केस में आपको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि कितने कितने परसेंट जो आपका चार्जेबल रहेगा.
और इसके अलावा अगर आपके कोई एग्रीकल्चर इनकम को लेके कोई इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप उसको भी मेल बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं या फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, चैनल के ऊपर ही पोस्ट कर सकते हैं। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar and stay tuned. Thank you.